अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो बच्चों? मैं आप लोगों के साथ आज जो टॉपिक शेयर करने लगा हूँ वो है फर्स्ट चैप्टर नंबर 6, केमिकल बॉन्डिंग। और आज मैं आपको इसका फर्स्ट लेक्चर समझाने लगा हूँ जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो बच्चों, इसमें जो हमारी बुक का सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो आप जल्दी से हेडिंग लगा लीजिएगा, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बच्चों, जब हम इसको डिफाइन करते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, तो हम कहते हैं वो फोर्स जो दो या दो से ज्यादा एटम को आपस में जोड़े रखे, उस फोर्स का नाम क्या होगा? केमिकल बॉन्ड। दोबारा गौर से सुनिएगा, वो फोर्स जो दो या दो से ज्यादा एटम्स को आपस में जोड़ के उनको किस में चेंज कर दे, मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में, उस फोर्स का क्या नाम होगा? केमिकल बॉन्ड। तो हम कह सकते हैं कि द फोर्स दैट होल्ड्स द टू or more atoms to form a compound is called chemical bond। तो जल्दी से ये भी लिख लो, the force that holds together two or more atoms to form a compound is called chemical bond। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि वो फोर्स जो दो या दो से ज्यादा एटम्स को आपस में जोड़े रखती है, और जब वो एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? या मॉलिक्यूल या क्या बन जाता है? कंपाउंड। और ऐसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, ये देखो, ये मेरे पास है, सपोज करें एक है हाइड्रोजन एटम, एक है मेरे पास फ्लोरीन एटम। देखो, इन दो एटम्स को, पहले ये थे एटम, ये हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन, इनको इस फोर्स ने क्या किया? आपस में जोड़ के HF मॉलिक्यूल बना दिया। तो बच्चों, ऐसी फोर्स, ये वाली जो फोर्स है, इसका नाम क्या होता है? केमिकल बॉन्ड। देखो, इस फोर्स ने इन दोनों एटम्स को आपस में क्या रखा हुआ है? जोड़े रखा हुआ है। ऐसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। और एक और बात भी याद रखना, इसका एक और नाम भी होता है, आप लोग चैप्टर 4 में पढ़ चुके हो, इसको हम इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स भी बोलते हैं। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, ओके जी। वो फोर्स जो मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होती है, इंट्रा का मतलब होता है विद इन द मॉलिक्यूल। वो फोर्स जो मॉलिक्यूल के अंदर होगी उसे हम क्या बोलेंगे? इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, या फिर उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। तो बच्चों, ये थी सबसे पहला हमारा फर्स्ट पॉइंट कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। चले नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि ये जो एटम्स होते हैं ये केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। इस टॉपिक को, जो हमारा सेकंड पॉइंट है, वो है कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो नेक्स्ट आप हेडिंग लगा लो, कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। और बच्चों, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, मोस्टली एग्जाम में पूछा होता है
कि राइट डाउन द कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्ड, या इसको कभी कभी चेंज कर देते हैं। कहता है व्हाई एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। अभी मैंने आपको दिखाया था ना, हाइड्रोजन और फ्लोरीन एटम थे जिन्होंने क्या बनाया हुआ था, मॉलिक्यूल। वो आपसे कहता है कि बताओ एटम्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं, या कभी कभी कहता है व्हाई एटम्स टू फॉर्म आ केमिकल बॉन्ड। तो बच्चों हम यहाँ देखते हैं कि बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग की वजह क्या है। क्या यहाँ दो पॉइंट्स हमें सीखने हैं। क्या सारे एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाते हैं? अगर सारे एटम्स बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं? क्या सारे एटम में से कुछ एटम्स बनाते हैं, या वो कौन से एटम्स हैं जो केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते? तो हम ये वाली बात यहाँ सीखेंगे, और हम ये भी सीखेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल बॉन्ड किस चीज पे डिपेंड है। बच्चों एक बार याद रख लो, सारे एटम्स केमिकल बॉन्ड नहीं, सिर्फ वो एटम्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, अनस्टेबल, वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए, खुद को स्टेबल करने के लिए क्या बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड। तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि कोई भी आपसे पूछे कि बताओ व्हाई एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, या why atoms make a chemical bond, या why atoms combine to form a molecule। एटम मिल के मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं? आप कहोगे वो इसलिए बनाते हैं ताकि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर सके, स्टेबल। Because everything in the universe wants to get stability। इस कायनात की हर चीज, आप में हर कोई क्या होना चाहता है, स्टेबल। सेम हमारे एटम्स भी क्या होना चाहते हैं, स्टेबल। तो याद रखना, सिर्फ वो एटम्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, अनस्टेबल, वो अपने आप को क्या करना चाहते हैं, स्टेबल। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो क्या करते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि causes of chemical bonding depends on the unstable electronic configuration। वो एटम्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, अनस्टेबल, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए और वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या करते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। मैं आपके साथ ना एक एग्जांपल शेयर करता हूँ, बड़ी मशहूर सी है, आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। गौर से देखिएगा, मेरे पास एक एटम है इस टाइम सोडियम। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों लिखूं तो क्या होगी, 1s2 2s2 2p 6 3s। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम की। और बच्चों गौर से देखो, सोडियम के आखिरी शेल में इस टाइम, आखिरी शेल का कैसे पता चलता है, ये देखो, ये जो 1 2 लिखे होते हैं 3, ये किसको शो करते हैं, शेल को बताते हैं। तो जरा गौर से देखो, हमारा आखिरी शेल है ये 3rd, और इस आखिरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 1। और आप जानते हो, 9th क्लास में पढ़ चुके हो, और अभी भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ हर एटम अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। वो किसको ओबे करके, ऑक्टेट रूल को फॉलो करके अपने आप को क्या करना चाहता है, स्टेबल। अगर सोडियम, और ऑक्टेट रूल क्या है जो मैंने आगे आपको लिखवाना भी है, कि किसी भी एटम के पास एबिलिटी कि वो अपने पास मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रखे, उसकी इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। तो यहाँ सोडियम चाहता है
कि मैं क्या रखूं अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखूं। ये इसका आखिरी शेल है, इसमें से अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तब इसका आखिरी शेल कौन से वाला रह जाएगा, ये वाला। और इसके अंदर देखो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 और 2 8, और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। इसके लिए इसे क्या करना पड़ेगा, केमिकल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, जब एटम इलेक्ट्रॉन देता है, लेता है या आपस में शेयर करते हैं तो उनके दरमियान क्या बनता है, केमिकल बॉन्ड। तो बच्चों ये देखो, ये अपना ये इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे एटम को देगा जिसको इस इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और फिर इन दोनों के दरमियान क्या बन जाएगा, एक केमिकल बॉन्ड, और ये भी स्टेबल हो जाएगा और वो भी स्टेबल हो जाएगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे, काजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। लाइक मैं एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखो, ये है क्लोरीन। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। देखिए ये 2 2 4 6 10 और 5 और 2 17 17 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। और आप जानते हो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टाइम मैंने किसकी लिखी हुई है, क्लोरीन की। क्लोरीन का बच्चों इस टाइम आखिरी शेल है ही। गौर से देखो, इसके आखिरी शेल में इस टाइम कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 और 2 7। अगर किसी तरीके से इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और जो इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 8, और ये ऑक्टेट को फॉलो करेगा और क्या हो जाएगा, स्टेबल। इसके लिए ये देखो, ये है सोडियम, इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये वाला प्लस, ये है मेरे पास क्लोरीन। क्लोरीन की आखिरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जो हम बनाते हैं ना, ये वैलेंस शेल होता है, आखिरी शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्लोरीन की अगर मैं बताऊं तो बच्चों इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 2 2 4 2 6 और 1 7। ये जो सोडियम है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं, और दोनों के दरमियान एक केमिकल बॉन्ड बन जाता है, और इस केमिकल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। अब ये क्या हुआ है कि अब ये भी स्टेबल हो चुका है और ये भी क्या हो चुका है, स्टेबल। इस तरीके से दो एटम्स ने आपस में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर किया, दोनों ने, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लिया, और दोनों क्या हो गए, स्टेबल, और क्या बना लिया, केमिकल बॉन्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि केमिकल बॉन्ड बनाने का मकसद क्या है, स्टेबिलिटी गेन करना। तो हर वो एटम जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, अनस्टेबल, तो वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, केमिकल बॉन्ड बनाएगा। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या कोई ऐसे एटम्स भी हैं, ये सेकंड पॉइंट पे आते हैं, क्या कोई ऐसे एटम्स भी हैं जो पहले से स्टेबल हैं और केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते। तो ऐसे एटम्स भी हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस। तो आपके थर्ड पॉइंट लिखें। नेक्स्ट आपके पेपर में मोस्टली ये चीज भी पूछी जाती है कि व्हाई नोबल गैसेस आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस। तो बच्चों थर्ड पॉइंट लिखें, व्हाई noble gases are called inert gases। नोबल गैसेस जो होती हैं, हम इनको इनर्ट क्यों बोलते हैं? इनर्ट का मतलब होता है लेस रिएक्टिव, जो रिएक्ट ना करें।
नोबल गैसेज ना तो खुद आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और ना ही ये किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करते हैं, सिवाय जीनॉन के। वो जीनॉन जो है सम टाइम डिफरेंट कंडीशंस पे फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बहुत ही थोड़े से कंपाउंड जीनॉन फ्लोराइड वगैरह बना लेता है। अदरवाइज हम यही कहते हैं कि जो नोबल गैसेज हैं वो नॉन रिएक्टिव हैं या इनर्ट हैं, मीन्स किसी के साथ या आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती। इट्स मीन इसकी वजह क्या है कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ऑलरेडी क्या होती है, स्टेबल, इसलिए इनको किसी के साथ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती। इनका डुप्लेट और ऑक्टेट ऑलरेडी क्या होता है, फिल्ड, दे हैव ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स व्हाई दीज गैसेस आर कॉल्ड नोबल गैसेस एंड इनर्ट गैसेस। तो हम कहेंगे यहाँ कि because the noble gases have already stable electronic configuration and they obey duplet or octet rule, that's why these gases are stable and cannot react with each other or any other substance. तो मालूम हुआ कि कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में हमने दो बातें सीखी कि यहाँ वो एटम्स जो है केमिकल बॉन्ड बनाते हैं जो क्या नहीं होते, स्टेबल, और जो एटम स्टेबल नहीं होते वो आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन दे के लेके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, आप सब 9th में पढ़ चुके हो कि केमिकल बॉन्ड मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमारे पास कोवलेंट होता है, आयोनिक होता है, कोऑर्डिनेट होता है, मेटालिक होता है। तो वो यहाँ हमारा टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा। तो आपने इतना याद रखना है कि एटम्स आपस में केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल, और जब वो स्टेबल हो जाते हैं तो अब उनको किसी के साथ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती। सेम इसी तरीके से अगर कोई एटम केमिकल बॉन्ड में हिस्सा नहीं ले रहा, केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, अपने आप को अकेले जी रहा है, इट्स मीन कि वो क्या है, स्टेबल है। और अगर वो ऑलरेडी स्टेबल है, इसका मतलब है कि उसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल। और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे स्टेबल होगी, वो डुप्लेट को या ऑक्टेट को क्या कर रही होगी, फॉलो। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप लोगों ने वैसे 9th में भी पढ़ी हुई है। ये देखो, ये मेरे पास क्या है कि नियॉन, एक नोबल गैसेज है। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या होगी, 1s2, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है जी, 10, 1s2, 2s2, 2p6। ये देखो, ये इसका आखिरी शेल है और इसके आखिरी शेल में ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 8। वो ऑलरेडी किसको ओबे कर रही है, ऑक्टेट को, और वो ऑलरेडी क्या है, स्टेबल, इसलिए उसको किसी के साथ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि नोबल गैसेस आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस। तो हमारा थर्ड पॉइंट भी हो गया। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे, और ये मोस्टली एग्जाम में आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर के, डिफाइन ऑक्टेट रूल and why it is not a universal rule। यूनिवर्सल मीन ये सारे कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता, सबके ऊपर अप्लाई नहीं होता, इसलिए आप इसको कहते हैं कि ये एक यूनिवर्सल रूल नहीं है। तो हम क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन केमिकल बॉन्ड, सॉरी, डिफाइन ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, बच्चों देखो, ऑक्टेट रूल आप 9 से पढ़ते आ रहे हो। द एबिलिटी ऑफ एटम टू अटेन मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, ये नियॉन इसको फॉलो कर रहा है, ऑक्टेट रूल को।
यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी सोडियम और क्लोरीन की, सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद किसको फॉलो कर रहा था, ऑक्टेट को। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेने के बाद किसको फॉलो कर रहा था, ऑक्टेट को। तो इट्स मीन कि जब किसी एटम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8, तो हम कहते हैं वो किसको फॉलो कर रहा है, ऑक्टेट रूल को। तो हम कह सकते हैं द एबिलिटी ऑफ एटम to attain maximum 8 electron in their valence shell is called octet rule। अब दूसरा पॉइंट कि हम इसको यूनिवर्सल रूल क्यों नहीं मानते, why it is not a universal rule। बच्चों देखो इसमें ना हमें 2 पॉइंट्स लिखने होते हैं। हम कहते हैं कि हम इसको यूनिवर्सल रूल इसलिए नहीं मानते क्योंकि ये मोस्टली कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो पहला पॉइंट ये है, इट कैन नॉट explain the stability of many compounds such as BFT, SF6, BCl3 etc। हाँ जी बच्चों, ये किस तरीके से इन कंपाउंड की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। लाइक ये देखो बच्चों, मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। ये है BFT। ये BF3 एक मॉलिक्यूल है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बच्चों इस BF3 के इस टाइम आखिरी शेल में अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉन बताऊं तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। इसके पहले शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे और आखिरी शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ये देखें, ये 3 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास थे। इसने एक यहाँ फ्लोरीन के साथ शेयर किया, इधर भी फ्लोरीन के साथ शेयर किया, इधर भी फ्लोरीन के साथ शेयर किया और इसने 3 बॉन्ड बना दिए क्योंकि इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद थे। अब गौर से देखो, अगर आप तो इस टाइम बेटा फ्लोरीन के आखिरी शेल में तो पहले 7 थे, शेयर करने के बाद कितने हो गए, 8। फ्लोरीन तो क्या हो गया, स्टेबल और ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ बोरॉन के आखिरी शेल में अभी भी बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, यहाँ पे गौर से देखो, 2, 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि ये ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहा, तो इसे क्या होना चाहिए, अनस्टेबल होना चाहिए। जबकि BF3 क्या होता है, एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। सेम SF6 अगर हम बात करें तो इस टाइम सल्फर के आखिरी शेल में बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 12, क्योंकि 6 उसके अपने होंगे और एक उसने फ्लोरीन के साथ शेयर किया हुआ है, फ्लोरीन ने भी एक शेयर किया हुआ है। तो 6 फ्लोरीन के हो गए, 6 उसके, तो उसके पास कितने हो गए, इस टाइम सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके आउटर मोस्ट शेल में 12 है, फिर भी वो क्या है, स्टेबल। तो इट्स मीन कि ये लाजमी नहीं है कि सारे कंपाउंड ऐसे हों, सारे एटम्स ऐसे हों जिनके आखिरी शेल में 8 ही होंगे तो वो क्या होंगे, स्टेबल। तो बच्चों याद रख लो, ऑक्टेट रूल इज नॉट अ यूनिवर्सल रूल बिकॉज इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ मेनी कंपाउंड्स। नंबर 1। नंबर 2 बेटा, हमारे पास बड़ी क्लासेस में ना हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्सेस। उन कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को भी ऑक्टेट एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल रूल नहीं मानते। और उन ऑक्टेट, वो जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए बड़ी क्लासेस में हम 16 इलेक्ट्रॉन रूल, 18 इलेक्ट्रॉन रूल और इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव नंबर रूल्स को पढ़ के हम उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑक्टेट रूल इज नॉट अ यूनिवर्सल रूल। तो बच्चों ये हमारा काम था छोटा सा। एक सबसे पहले हमने देखा कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है,
नंबर 2 पे हमने देखा कि हमारे पास कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग क्या है। फिर उसी में हमने देखा कि नोबल गैसेस जो है वो केमिकल बॉन्ड क्यों नहीं बनाती या वो इनर्ट क्यों होती हैं। और फिर हमने देखा ऑक्टेट रूल क्या होता है और ये यूनिवर्सल रूल क्यों नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको एंजॉय करोगे। थैंक यू सो मच।